Hello students, welcome to this discussion of paper number 2 for JEE Advanced 2020 which was held yesterday. On behalf of our entire chemistry team here at Reliable, हम expect करते हैं कि आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा and all of you guys would come out with flying colors. So to begin our discussions for paper number 2, ये जो पहला क्वेश्चन है, this question is from periodic table. इसमें हमें आयनाइजेशन एनर्जीज का डेटा दे रखा है. You can see the data over here. इस डेटा के बेस में what we need to do is to decide कि कौन सा एलिमेंट क्या है. तो अगर n, n+1, n+2, n+3 ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं और कहा गया है कि n की जो वैल्यू है n इज लेस देन 10. द वैल्यू ऑफ n हियर इज लेस देन 10, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो इस डेटा को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहली चीज तो ये दिख रही है कि भाई n और n+1 ये दोनों नंबर्स हैं. n और n+1 के लिए दोनों के लिए द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज फेयरली हाई, so they cannot belong to the s block, they have to belong to the p block. और n+2 और n+3 के लिए देखें तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज हैं एज कंपेयर टू n एंड n+1, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज काफी कम है. दैट इंप्लाइज दे बिलोंग टू द s block, एंड इफ दे बिलोंग टू द s block देन या तो ग्रुप 1 होगा ग्रुप 2 होगा, राइट जेंटलमैन. तो n+2 जो हमारे पास कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, n+2 के लिए अगर हम डेटा देखें तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू 496 है एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज 4562. तो आप गौर से देखें, सो देयर इज अ ह्यूज जंप फ्रॉम हियर टू हियर, देयर इज अ ह्यूज जंप. आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 496 टू 4562. देयर इज रफली अ 9 times जंप बिटवीन दीज टू नंबर्स. सो इफ देयर सच अ ह्यूज जंप, इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर हैविंग रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स कि पहला इलेक्ट्रॉन के बाद वी आर गेटिंग अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. दैट मीन्स दिस एलिमेंट n+2 शुड बिलोंग टू ग्रुप 1, राइट. सिमिलरली n+2 अगर ग्रुप 2 है तो इसका कंफर्मेशन कहाँ से आ रहा है? n+3 से आ रहा है. n+3 के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738 है, तो एक्सपेक्टेड है कि आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज करनी चाहिए. तो फर्स्ट आई देखें इंक्रीज करिए. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1451 और जो थर्ड है इसकी अपन गौर से देखें इट इज 7733. सो द जंप इन दिस केस इज फ्रॉम 1451 टू 7733. दिस इज अ ह्यूज जंप, राइट. इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आफ्टर हैविंग रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गो फर्दर एंड रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन. मतलब दूसरा निकालने के बाद तीसरा निकालना बहुत मुश्किल हो गया, विच स्ट्रेट अवे इंप्लाइज that there are 2 electrons in the outermost shell. So these two conclusions they support each other. इसका मतलब n+2 क्या है? अल्कली मेटल है. n+3 जो है अल्कली अर्थ मेटल है. That means n+1 should be a noble gas, right? कि n+1 this should be a noble gas. और इस बात का सबूत हमें कहाँ से मिल रहा है? You can see for the noble gas ionization energy 1 value is the highest among all the people, all the elements listed here. और ionization energy 2 भी fairly काफ़ी high है. That means n+1 is a noble gas, right? तो n less than 10 पे noble gas जो हमारे पास आएगी वो कौन सी आएगी? नियॉन. So this is नियॉन. तो नियॉन के लिए Z की वैल्यू होती है 10. So therefore atomic number जो है वो n+1 दिया गया है. So therefore if I say n+1 has a value of 10, therefore that implies n has a value of 9. तो इस क्वेश्चन में इतना ही हमें जज करना था. इट्स अ फेयरली इजी क्वेश्चन. So in this question we have judged that n+1, the element listed here is a noble gas, and for that noble gas n+1 has a value of 10. So therefore very simple problem, we can do a very small calculation here to end up with our answer, and the answer to this problem is n equals the value of n is 9. So that is all about question number 1. Coming to question number 2 in the paper, ये थोड़ा सा interesting question है, which is slightly out of context, out of the box thinking, we can say that. थोड़ा सा हट के सोचा है जेई ने इसके बारे में. इसमें हमें एक जेई ने कोम दे रखी है, चार्ज कोम which will be negatively charged, और एक लिक्विड स्ट्रीम दे रखी है. इसमें पूछा गया है कि भाई उस लिक्विड स्ट्रीम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि वो लिक्विड स्ट्रीम उस कोम की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. तो कोम के ऊपर चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है,
comb will produce an electric field. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन अट्रैक्ट होगा हमें ये डिसाइड करना है, राइट? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आइडिया इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विल नॉट गेट अट्रैक्टेड. इट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स विच वुड गेट अट्रैक्टेड बिकॉज द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल्स अपने आप को उस फील्ड के में अलाइन कर लेंगे जिससे उससे नेट अट्रैक्शन पैदा हो. सो दिस क्वेश्चन, दो अ वेरी फैंसी क्वेश्चन, बहुत सारा कंघी वंगी और स्ट्रीम ऑफ लिक्विड सब उन्होंने बना दिया है, बट द मोरल बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज सिंपली टू आइडेंटिफाई विच इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर. तो ये कंपाउंड्स हैं, मैंने यहाँ दोबारा से लिख दिए हैं, इसमें हम बस काउंट करना है विच आर पोलर कंपाउंड्स. सो दिस इज नॉन पोलर ऑक्सीजन, दिस HF इज अ परमानेंट डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल है, H2 पोलर मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H2O2 इज पोलर, CCl4 is non-polar, CH-Cl3 is polar, benzene again is non-polar, and chlorobenzene is polar. So if you count, you get 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So therefore the answer to this integer question is 6. ये 6 compounds हैं जिनकी liquid stream will get attracted towards the comb which is charged. So that will be about question number 2. Question number 3 के बारे में बात करें. This question is from redox concept, the law of equivalence. इस क्वेश्चन में हमें KMnO4 का टाइट्रेशन या रिएक्शन दे रखी है KI के साथ, और हमें प्रोडक्ट्स भी दे रखे हैं, I2 बन रही है, लेकिन मीडियम हमें दे रखा है, मीडियम में स्लाइटली बेसिक. तो वी शुड नो दिस कि स्लाइटली बेसिक मीडियम में KMnO4 गोज टू MnO2. दिस हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द रिएक्शन, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिकॉल फ्रॉम आवर पास्ट लर्निंग्स. कि हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसका इन्फॉर्मेशन, उसको लेते हुए हमें मानना पता होना चाहिए कि यहाँ पे MnO2 बनेगा. तो अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वी विल से दैट इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 हियर, इसकी वैल्यू वुड बी इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंस ऑफ I2. तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है KMnO4 I2 के बीच में. तो सबसे पहली बात, तो हमें इन दोनों के वैलेंसी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट? तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn+7 में होता है, Mn+4 में जा रहा है. सो द चेंज इज व्हाट? हमारा एक 3 यूनिट का चेंज आ रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम KMnO4 टू MnO2. सो देयरफॉर द वैलेंसी फैक्टर फॉर KMnO4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. सिमिलरली I2 में देखें तो ये चेंज कितने का है? 1 का, लेकिन दिस इज पर आयोडीन, 1 इज पर आयोडीन, और यहाँ पे हमारे पास कितने आयोडीन है? 2. तो एक आयोडीन का चेंज अगर 1 का निकल के आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि 2 I के एटम्स जो I2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, 2 I के एटम्स का क्यूमुलेटिव चेंज जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2. सो द वैलेंसी फैक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 हियर, राइट? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 आर 4, राइट? सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड. सो if we take all of these data and we put all those data points here in the law of equivalence, we would say that कि equivalence का मतलब KMnO4 estimate करेंगे as moles into valency factor, right? I can write the formula here. Equivalence is equal to what? Moles into valency factor. तो KMnO4 के हमें moles दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 4 specified moles हैं, and we have just estimated that the valency factor of KMnO4 is 3. So the equivalents are going to be equal to what? They will be 4 into 3. This should be equal to the equivalence of iodine. So let's say we have n moles of iodine which are being formed. तो equivalent निकालने के again we would say that equivalence of I2 is what? Moles of I2 जो मैं निकालना है into the valency factor जो हमने calculate किया is 2. So this is equal to n moles of I2 into 2. So therefore you get the direct answer from here. Number of moles of I2 is going to be equal to what? 4 to 12 by 2 is 6. तो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर. तो इस क्वेश्चन को हम किसी तरह से भी कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मुश्किल सवाल है. फेयरली इजी क्वेश्चन. ओनली थिंग दैट यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन इज KMnO4 इन द बेसिक मीडियम कन्वर्ट्स टू MnO2. ये इन्फॉर्मेशन चूंकि सवाल में नहीं दे रखी है, राइट? तो ये हमें रिकॉल करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और बाकी तो इसके अंदर कुछ देयर इज नॉट मच ऑफ कंसेप्ट्स इन्वॉल्वड हियर. सो दैट विल बी ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करें. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फेयरली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट देन दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड लास्ट ईयर इटसेल्फ इन द JEE मेन एग्जामिनेशन. तो और वैसे तो ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 अमाइल अल्कोहल की, बट इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक क्या दे दिया. दे हैव यूज्ड K2CrO4 इंस्टेड ऑफ K2Cr2O7. तो K2Cr O4 ने यूज कर रखा है, बट व्हाट दे हैव सेड इज द मीडियम इज एसिडिक. तो एसिडिक मीडियम में वी नो ये K2Cr2O7 डज नॉट एग्जिस्ट.
K2Cr2O7 in acidic medium transforms to K2Cr2O7. तो K2Cr2O7 की अमाइल अल्कोहल में H2O2 के साथ बड़ी फेमस रिएक्शन है जो एक्सपेक्टेड है कि हर बच्चा जानता होगा, बिकॉज ये H2O2 का टेस्ट है, काफ़ी हद तक पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है कि K2Cr2O7 को अगर हम एसिडिक मीडियम में ऑब्वियसली हम रिएक्ट कराएं H2O2 के साथ अमाइल अल्कोहल में, तो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इन द अमाइल अल्कोहल लेयर. वो नीला कलर क्या बनता है? दैट इज CrO5 विच इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. तो इस CrO5 पे इंटरेस्टिंगली उन्होंने पूछा क्या है कि इसके अंदर कितने क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स हैं. तो थोड़ा सा हट के जेई ने इसके अंदर बॉन्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर आपको रिएक्शन मान लें, अगर याद भी है, अगर आपको यू नो द रिएक्शन, यू रिकॉल द रिएक्शन, but you still do not know the structure of CrO5, it becomes very difficult to answer this question. So we would say that this is a moderate kind of a question because chromium CrO5 is also a very famous structure, butterfly structure होता है, and which is very fairly taught in class 11th bonding में. और इनफैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में हम इस एग्जाम्पल लेते हैं CrO5 का, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज होती हैं, राइट. तो हमें पूछा गया कि हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. सो एज यू कैन सी, ये एक बॉन्ड है, दिस इज अनदर बॉन्ड 2, दिस इज अनदर बॉन्ड 3 एंड दिस इज अनदर बॉन्ड 4. सो वी हैव हाउ मेनी? वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3 एंड वी हैव 4 क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ्स. सो वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऊपर से ये सब चीज़ें याद रखना, इसमें ये फैक्ट भी यूज़ करना K2CrO4 जो है Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा. They would say this question is somewhere between moderate to tough, right? So that is all about question number 4.